श्रोताओं नमस्कार। बातों बातों के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, बीते सप्ताह हम चर्चा कर रहे थे हमारी जो इस समय आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, यानी हम अपनी देश की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में हम जो ये महोत्सव मना रहे हैं पूरे देश भर में, उसके तहत हम अपने स्वाधीनता संग्राम को और जो हमारी आजादी के जो संघर्ष के नायक हैं उन्हें हम याद कर रहे हैं। और हमारे साथ में हैं हमारे प्रदेश के जाने माने शिक्षाविद, इतिहासविद और विश्लेषक शशांक शर्मा जी। शशांक जी, एक बार पुनः आकाशवाणी के स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो शशांक जी, पिछले हफ्ते आपने हमें बहुत ही रोचक और सारगर्भित रूप में हमें आपने बताया था कि किस तरह से जो हमारे जनजातीय भाई हैं, हमारे जो आदिवासी भाई हैं, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। और जो उनका संघर्ष था वो कोई सत्ता के लिए संघर्ष नहीं था, बल्कि वो संघर्ष था अपनी संस्कृति को बचाने का और जल जंगल जमीन, यानी जिसे हम एक शब्द में कहें तो प्रकृति और पर्यावरण को बचाने का संघर्ष था। वो एक ज्यादा बड़े उद्देश्य के लिए वो संघर्ष था कहीं उनका। तो पिछले सप्ताह हमने बात की थी 1774 से आपने जैसा हमें बताया था कि करीब 14 प्रमुख उसमें संघर्ष हुए हैं आदिवासियों के अंग्रेजों के खिलाफ। पहला संघर्ष आपने बताया था 1774 में हलबा संघर्ष के नाम से जाना जाता है, और फिर जो आखिरी संघर्ष की हमने पिछले सप्ताह बात की थी वो था साल 1 को लेकर संघर्ष था जो 1859 में हुआ था। अब हम इसके आगे चलते हैं तो आगे की कहानी मुझे लगता है ज्यादा दिलचस्प हो रही है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो संघर्ष है वो जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, अब उससे इसके कदम ताल मिलने वाले हैं। तो आप हमको इस अब आगे के पड़ाव के बारे में बताइए, क्योंकि ये जो पूरी चर्चा है बहुत दिलचस्प होती जा रही है। और हमारे श्रोता भी, मुझे पता है कि पिछले सप्ताह जब श्रोताओं ने हमारे इस कार्यक्रम को सुना था तो अब वो इस अंक का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए हम उस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। जी विकल्प जी, पिछली बार हम बात कर रहे थे रानी का संघर्ष जो हुआ था जी, ये भी उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा पर जब आघात हुआ जी, तो पट रानी ने ही अपने ही पति, अपने ही राजा के विरुद्ध में संघर्ष किया। लेकिन 1854 में जब अंग्रेजों ने सत्ता संभाल ली तो अब संघर्ष का स्वरूप बदलता गया। जैसे एक महावीर छत्तीसगढ़ के हुए वीर नारायण सिंह जी, सोना खान के जमींदार, बिंजवार जनजाति समुदाय से वो आते हैं जी। हम अगर अंग्रेजों के आने या मराठाओं के पूर्व की अगर हम बात करें रचना की राजनीतिक, तो ये क्षेत्र रतनपुर के कलचुरियों के अधीन था जी। तो उस समय से सोना खान की जमींदारी बिंजवार के जो ठाकुर परिवार थे, जो जनजाति ठाकुर परिवार थे, उनके अधीन था जी। जब अंग्रेज आए छत्तीसगढ़ में या कहीं पर भी गए तो उन्होंने अपनी नीतियां, राजस्व की नीतियां और अपने अकाल की नीति, तमाम चीजें बनाने लगे। राजा के हाथ उन्होंने बांध दिए या जमींदारों के हाथ उन्होंने बांध दिए जी। तो हुआ ये कि 1856 में सोना खान क्षेत्र में एक अकाल पड़ा। अब वो स्वतंत्र होते पूरी तरह से तो वो चाहते तो अनाज का पूरा भंडार खोल देते, लेकिन अंग्रेज लोग ज्यादातर जो अनाज होता था वो कर के रूप में वसूल के ले जाते थे जी। तो उस समय जमींदार या राजा के पास भी ज्यादा कुछ बचता नहीं था जी। तो जब वीर नारायण सिंह को लगा कि उनकी जो जनता है, उनकी प्रजा है, उनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, भूखमरी हो रही है, क्योंकि काफी बड़ा अकाल था, काफी बड़ा अकाल था जी। तब उन्होंने फिर अपने ही जमींदारी के अधीन जो व्यापारी थे, जो साहूकार थे, जो बड़े किसान थे, उनसे उन्होंने आग्रह किया कि वो अनाज अभी दे दें, बाद में उनको लौटा देंगे जी। लेकिन वो मुनाफा कमाने का समय होता है, अकाल जो होता है, उस समय लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, 1830 से लेके 1800 कह रहे हैं मुनाफा कमाने का समय हो रहा है, तो ये वो लोग हैं जो उस वक्त अपने स्वार्थ को आगे रखकर जी, जो इंसानियत को काफी पीछे रखकर जो हमारे विपरीत परिस्थितियां होती हैं उनका वो फायदा उठाना चाहते हैं। जी, ये देखिए, ये प्रवृत्ति हमेशा से रही है जी। तो उसका उन लोगों ने पालन नहीं किया तो वीर नारायण सिंह ने उनके गोदामों को लूटकर गरीबों में वो अनाज बांट दिया है। ये बहुत चर्चित किस्सा है, हर कोई छत्तीसगढ़ में इसको जानता है जी। लेकिन इसके पीछे जो 2-3 और बातें हैं वो ये है कि ये जो, जैसे मैंने कहा था कि
भारत के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह के आंदोलन चल रहे थे जी। अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ में एक पूरा असंतोष पूरे उत्तर और दक्षिण भारत में था जी। जिसको लेकर 1857 का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ और ये घटना भी लगभग उसी समय की है। तो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ कह सकते हैं कि एक विरोध की लहर पूरी पैदा हो चुकी थी। पूरी पैदा। देखिए, हम ये भी जानते हैं कि हमने बचपन में जब अपने स्कूलों में पढ़ा था 1857 की क्रांति, तो उसमें कमल का फूल और रोटी वाली जो कहानी हमने पढ़ी थी कि वो बहुत ही नियोजित तरीके से एक गांव से दूसरे गांव, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से अलग क्षेत्र में उसका विस्तार हो रहा था। वो किसी कारण से 1857 का जो बिगुल था वो समय से पहले फूट गया, जिसके कारण वो सारे नियोजन जो है वो धरे के धरे रह गए। शायद उसका प्रभाव कह सकते हैं। तो वीर नारायण सिंह ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों को लगा कि ये विद्रोह उनके विरुद्ध में है, तो उन्होंने अपनी सेना भेजी। वीर नारायण सिंह गिरफ्तार हो गए और उनको जेल में डाल दिया गया। जी। इसी समय रायपुर जेल में वो रहे। इसी समय ही 1857 की क्रांति प्रारंभ हो गई। अच्छा। तो जब ये सूचना उनको मिली, देखिए इसमें मैं जुड़ी हुई दो बातें बताना चाहता हूं कि देश के प्रति जो ललक होती है, देश के प्रति जो एक भाव होता है, वो कैसे समाज, व्यक्ति या उसके परे जाकर भी हम उसका योगदान देखते हैं। तो जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई और उत्तर भारत में बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया गया, उसका प्रभाव रायपुर के सेंट्रल जेल में पड़ा जी। और कुछ लोगों ने मिलकर वीर नारायण सिंह और उनके साथी जेल तोड़कर भाग गए जी। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ वही 1857 की भावना के साथ अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर दिया। अच्छा, इसमें ऐसा पढ़ने को आता है कि जो ये भागे थे हमारे वीर नारायण सिंह और उनके साथी, उसमें उस समय जो अंग्रेजों की सेना में कुछ सैनिक थे उन्होंने भी मदद की थी। जी, देखिए वो 1857 की क्रांति की शुरुआत ही सैनिकों के ही विद्रोह से हुई थी। जी। मेरठ में सैनिकों ने ही विद्रोह, यानी सैनिक भी या जो उनके अधीन जो काम करने वाले लोग थे वो लोग भी अंग्रेजों से सहमत नहीं थे जी। तो उन लोगों ने मदद की जी। अब जब 1857 की क्रांति हुई तो हर जगह पर विरोध को रोकने के लिए, संघर्ष को रोकने के लिए अतिरिक्त सेना भेजी गई जी। रायपुर में भी एक नया लश्कर राजस्थान क्षेत्र से रायपुर आया। अच्छा। उसमें एक बहुत सामान्य सैनिक थे जिनका नाम था हनुमान सिंह। अच्छा। इसकी भी बात मैं भी करूंगा, लेकिन वीर नारायण सिंह जी भाग गए तो अंग्रेज की सेना जो है उनको पकड़ने गई और उसी संघर्ष में फिर वे उन्होंने भागने के बाद में ऐसा सुनते हैं कि अपनी एक सेना भी तैयार की। हाँ, सेना कुछ लोगों की। हाँ, वहां वीर नारायण जी ने जाकर उतनी जल्दी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, भले ही वो उतने प्रशिक्षित लोग नहीं थे, लेकिन ये समझ में आता है कि एक अंग्रेजों के खिलाफ कैसा एक विद्रोह पैदा हो गया था, एक लहर पैदा हो गई थी कि उतनी जल्दी उन्होंने तत्काल एक सेना भी वहां पर स्थापित कर दी। जी विकल्प जी, उसका कारण यह है कि मैंने कहा ना कि पूरे देश में वो भावना थी। जी। संबलपुर भी उस समय छत्तीसगढ़ के अधीन आता था। जी। तो संबलपुर के जो राजा थे सुरेंद्र साय जी, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे और जैसे ही उनको पता चला कि वीर नारायण जो है वो अंग्रेजों की जेल तोड़कर भाग गए हैं तो उनकी सेना और आसपास के और छोटे जमींदारों ने मिलकर एक सेना जो है वो वीर नारायण सिंह को दी और इन लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से दोबारा फिर वो गिरफ्तार हो गए जी। और रायपुर की सेंट्रल जेल में उनको फांसी दे दी गई। जी। उनके साथ और उनके साथियों के साथ जिस क्रूरता और बर्बरता के साथ अंग्रेजों ने व्यवहार किया, जो अपने स्वाधीनता और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, अब इसका एक प्रभाव आपको दिखाई देगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोककर आपको एक तथ्य, हमारे श्रोताओं को से काफी लोगों को पता है जी कि रायपुर में जो जय स्तंभ चौक है जी, उसका हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी के साथ में क्या संबंध है, इसके बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, जय स्तंभ चौक का संबंध जो है, आप देखेंगे पूरे भारत में आप जाएंगे तो किसी न किसी एक स्थान को वो जय स्तंभ कहते हैं जी। क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त की रात जिस प्रकार दिल्ली में झंडा उतारा गया यूनियन जैक को और उसके स्थान पर तिरंगा फहराया गया, तो हर जगह पर जहां जहां पर संघर्ष हुए वहां पर यह किया गया, उस स्थान को जय स्तंभ कहा गया जी। वो हमारे स्वतंत्रता के संघर्ष की जीत का स्तंभ था, इसलिए जय स्तंभ उसका नाम है जी। लेकिन कुछ लोग जो मानते हैं कि वीर नारायण सिंह जी को फांसी यहां पर दी गई जी, वो तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है
जो जेल रिकॉर्ड और जो अंग्रेजों के रिकॉर्ड हैं, उस रिकॉर्ड में हमको पता चलता है कि रायपुर जेल में उनको फांसी दी गई। अच्छा। तो एक ये तथ्य है जी। अब यहां पर एक जो राजस्थान से लश्कर आया था जी, उस लश्कर में हनुमान सिंह एक सैनिक थे जी। उन्होंने जब देखा कि भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और अंग्रेज उनके साथ इतनी निर्दयता से व्यवहार कर रहे हैं, तो इस हनुमान सिंह और उसके साथियों का खून खौल गया जी। और 18 जनवरी, देखिए कुछ दिन पहले ही वीर नारायण सिंह जी को फांसी दी गई जी। 18 जनवरी 1858 को जी। हनुमान सिंह जो मिर्गाजन लश्कर के एक सिपाही थे जी। अपने 2 साथियों के साथ एक सार्जेंट थे उनके, मेजर सिडवेल की हत्या कर दी है। अच्छा। हाँ, तलवार से उनकी हत्या कर दी रायपुर में ही और वो भाग गए जी। तो फिर उनकी खोज शुरू हुई और ये पूरे लश्कर में ये विद्रोह असंतोष न फैल जाए, जिस प्रकार मेरठ और उस समय भारत के दूसरे हिस्सों में चल रहा था जी। तत्काल उसका एक योजना बनी, लश्कर को दूर किया गया और हनुमान सिंह और उनके साथियों को पकड़ने का प्रयास किया गया। 2 दिन बाद डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स इलियट जी। हनुमान सिंह और उनके साथियों ने चार्ल्स इलियट, क्योंकि इन्हीं के ही निर्देश पर वीर नारायण सिंह को फांसी हुई थी, इनकी भी हत्या करने की योजना बनी, लेकिन किसी कारण ये सफल नहीं हो सकी। ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 1857 की क्रांति या 1856 से 1858 के बीच में पूरे देश में एक अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी जो हस्तक्षेप है हमारे धर्म, आध्यात्म, समाज, संस्कृति के ऊपर में, उसके विरोध में एक लहर चल रही थी जी। उस लहर का प्रभाव हमको बड़े बड़े जगहों पर तो दिखाई देता है, लेकिन वीर हनुमान सिंह जो है हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं है, या वीर नारायण की जो गाथा है वो हमको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमको सुनने को नहीं मिलता। और मुझे लगता है ये जो 75 वर्ष मनाने का जो लक्ष्य है या उद्देश्य है वो यही है कि ये हमारे जो अनसंग हीरो हैं, ये सब इनकी चर्चा हो, इनके बारे में जानकारी मिले और पता चले, एक गर्व का भाव हो कि कैसे छोटी छोटी जगहों से छोटे छोटे लोग भी अपना अमूल्य योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दिया। और गर्व के साथ में हमारे जो भी श्रोता इस समय सुन रहे हैं, खासतौर से जो युवा पीढ़ी के श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें इस बात का भी आभास हो रहा होगा कि हमारी पीढ़ी को तो ये स्वतंत्रता बड़ी आसानी से मिल गई, बल्कि हम लोग पैदा ही एक स्वतंत्र भारत में हुए हैं, तो आजादी क्या होती है या पराधीनता क्या होती है ये हमने कभी जाना नहीं है। लेकिन हमें स्वाधीन कराने में, या जो आज हम जिस सुख सुविधाओं के साथ में अपने एक स्वतंत्र राष्ट्र में हम जी रहे हैं, यहां तक हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, ये भी आपकी इन बातों से हमें पता चल रहा है। जी शशांक जी। विकल्प जी, एक महत्वपूर्ण मुझे संघर्ष की बात जरूर करनी चाहिए, वो था भूमकाल का संघर्ष जी। ये संघर्ष 1910 का है जी। पूरे भारत में एक राष्ट्रवाद का दौर चल रहा था, अंग्रेजों के खिलाफ में एक आंदोलन। तो ये आंदोलन जो था भूमकाल का, ये एक पूरी अंग्रेजियत व्यवस्था के खिलाफ जी। इसमें यह था कि बस्तर में मुड़िया राज की स्थापना करना, जो संस्कृति पर प्रहार हो रहे हैं उसको रोकना। ईसाई मिशनरियां इस समय बहुत सक्रिय हो गई थी, इसका एक उद्देश्य मिशनरियों के धर्मांतरण को रोकना भी था जी। तो इस तरह से इसमें लाला कालेंद्र सिंह थे जी। उन्होंने और एक रानी थी सग कुंवर जी, उन लोगों ने इसकी प्लानिंग की और गुंडाधुर जी, जो सबके सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे, भूमकाल के हीरो जी। तो 1910 में इन लोगों ने जितने भी अंग्रेज परस्त व्यवस्थाएं थी उस पर आक्रमण करना शुरू किया। अच्छा। भले ही ये आंदोलन असफल हो गया, बहुत सारे लोग पकड़े गए, उनको देश निकाला दे दिया गया जी। लेकिन भूमकाल भी जनजातीय संघर्ष की अंतिम कड़ी है जी। और ये पूरे देश की जो अंग्रेज विरोधी भावना है जी, उससे क्या जनजातीय क्षेत्र, क्या वन क्षेत्र, क्या ग्राम क्षेत्र और क्या नगर और महानगर जी, ये भावना एक पैन इंडिया, संपूर्ण भारत में ये भावना प्रबल थी। ये इस बात को दिखाता है कि इन्हीं भावनाओं से राष्ट्र बनता है जी। वो राष्ट्र केवल बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली से नहीं बना जी। जो भावना वहां पर बड़े बड़े नेता व्यक्त कर रहे थे, वही भावना हमारे जनजातीय बंधु बहुत छोटे छोटे स्थानों पर भी व्यक्त कर रहे थे। मतलब इन छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर ये हमारी स्वाधीनता की एक बड़ी इमारत तैयार हुई। बिल्कुल कह सकते हैं। उनमें इन ईंटों को भी हम जो है इनके महत्व को कमतर करके नहीं आंक सकते हैं जी। हाँ। जी। और शशांक जी, आपने देखिए 2 हमारे
जो एपिसोड हैं अभी 15-15 मिनट के इस कार्यक्रम के, इस विशेष कार्यक्रम के, इसमें आपने कितने रोचक अंदाज में और कितने यूं कहें कि एक शोधपरक तरीके से हमको बताया। मैं ये देख रहा था 1774 से जो संघर्ष हमारे जनजातीय भाइयों का शुरू हुआ और वो 1910 तक किसी न किसी रूप में चलता रहा। लगभग 135 वर्ष का ये इतिहास है आदिवासियों के संघर्ष का अंग्रेजों के खिलाफ। लगभग 130-135 वर्ष का इतिहास है और बहुत अच्छा लगा हमें ये जानकर, हमारी आजादी के नायकों के बारे में जानकर भी, और अपने श्रोताओं को इसके बारे में अवगत कराकर निश्चित रूप से श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और शशांक जी, हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं इस पूरी जानकारी को हमें देने के लिए। और आगे भी हम इस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के नायकों का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे और हमारे श्रोता भी आपके ज्ञान का लाभ उठाते रहेंगे। इन आशाओं के साथ हम अब विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार शशांक जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।